फौरी तौर पर अंतरिम राहत के रूप में 1.5 लाख रुपए की धनराशि देना वहाँ पर प्रारंभ कर दिया है। कल से ही प्रारंभ हो गई है। जनजीवन वहाँ का सामान्य है, 60% से ज़्यादा चीज़ें सामान्य रूप से चल रही हैं और हम जो पुनर्वास की कार्रवाई है उसको पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। 12 दिन में करीब 5 सेंटीमीटर की धंसान। इसरो ने जो तस्वीरें जारी की हैं उसके बाद यही सवाल खड़ा होता है कि क्या बच पाएगा और दोबारा बस पाएगा जोशीमठ। राजनीतिक बैठकें, लोगों का पलायन, रोते बिलखते रहवासी और लगातार लोगों के आशियानों के साथ दिलों पर पड़ती दरारें। यही तस्वीर है आज के जोशीमठ की और तस्वीरें जो बयां करती हैं विकास की अंधी दौड़ में कुदरत को चुनौती देने का खामियाजा इंसान को कैसे और किस रूप में भुगतना पड़ रहा है और किस तरह से आगे भुगतना पड़ सकता है, ये आज की ताज़ा तस्वीरें हैं। नमस्कार कहने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन इस खास पेशकश में आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं। और आज देवभूमि का एक नहीं बल्कि कई शहर खात्मे की कगार पर खड़े हैं। तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। जोशीमठ धीरे धीरे भू समाधि ले रहा है और टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग कई इलाके हैं जो इंसान की विकास की दौड़ तले आखिरी सांसें गिन रहे हैं। बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन दूसरी ओर इन शहरों का सीना भी लगातार फट रहा है और जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं उन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि देवभूमि में दुखों के इस पहाड़ का जिम्मेदार आखिर कौन है और क्यों 46 साल पहले जोशीमठ को लेकर विशेषज्ञों की टीम ने जो चेतावनी दी थी उसे अनदेखा और अनसुना किया गया। उत्तराखंड की इस दुर्दशा के बाद प्रशासन पर सवाल पैदा हो रहे हैं और इन सवालों को लेकर ही आज स्वदेश आवर की हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जोशीमठ का हाल आखिर फिलहाल है कैसा। जोशीमठ में आई आपदा को लेकर तमाम जो भूगर्भ शास्त्रियों की टीम है लगातार सर्वे कर रही है। इस वक्त अगर हम जोशीमठ की बात करें तो यहाँ मनोहर बाग में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की जो टीम है वो इस वक्त सॉयल रेजिस्टिविटी टेस्ट कर रही है, यानी कि इससे ये तय किया जाता है कि जो यहाँ की मिट्टी है, जो मृदा है, वो उसकी प्रतिरोधक क्षमता क्या है, यानी कि वो कितना किसी भी भार को सह सकती है, कितनी गीली है, कितनी सूखी। और इसकी वजह के लिए अगर आप देखें तो एक लंबा जो वायर है वो यहाँ पर औली का जो ये रोपवे है इसके साथ साथ जो आई पूरी दरार है उसके साथ ये पूरा जो तार है वो बिछाया गया है। लगातार जो ये टीम है वो एक डेटा जो है यहाँ का कलेक्ट करेगी, खास करके उस इलाके का डेटा जहाँ पर दरारें आई हैं, और उसके बाद ये तय किया जाएगा डेटा एनालिसिस के बाद कि आखिर जोशीमठ की जो जमीन है वो कितनी तेजी से धंस रही है और क्या आने वाले समय में ये मिट्टी जो है यहाँ पर किसी भी तरह का भार सह सकेगी। इसका ये मतलब होता है कि जिस बेरिंग कैपेसिटी की हम बार बार चर्चा करते हैं, जो कि ये तय करती है कि किसी भी जो लैंड है वहां पर किस तरह की आबादी और किस तरह का निर्माण होना चाहिए, उससे ये भी तय होगा। कहीं ना कहीं लगातार जोशीमठ के भविष्य को लेकर तमाम सवाल हैं कि क्या भविष्य में जोशीमठ रहने लायक बचेगा या नया जोशीमठ बनेगा। और ऐसे में इस तरह के मृदा परीक्षण के जो ये पूरे नतीजे हैं वो तय करेंगे कि किस तरह से जोशीमठ आगे किसी भी तरह की सभ्यता के लिए, किसी भी तरह की आबादी के लिए एक बेहतर जमीन होगी। तो आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी और अब इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद ही विशेष मेहमान। हमारे साथ हैं डॉक्टर पीडी पंत साहब। आप हैं जियोलॉजिस्ट उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से। पीडी पंत साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। बड़ी मशीनें मैं देख रहा हूँ तस्वीरों में, आज जो है हमें नज़र आ रही हैं जोशीमठ में। सारी मशीनें ये आकलन कर रही हैं कि साहब इस ज़मीन की बेरिंग कैपेसिटी कितनी है, साहब अब जोशीमठ को बचाया जा सकता है नहीं। ये सारी मशीनें आखिर किस काम की फ़िलहाल, जब बहुत देर हो गई है यहाँ से, बहुत जो कहते हैं कि एक वापसी का रास्ता, अब तक तो जितने लोगों से मैंने बात की, जितना मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसमें कोई वापसी का रास्ता तो नज़र नहीं आ रहा। बस यही है कि जितना वहाँ पे लोग हैं वो सुरक्षित रहें और एक तरह से कहीं और जोशीमठ ना हो, इसकी तैयारी होनी चाहिए। आप लोग तो बड़े करीब से देख रहे हैं ये सारी चीज़ें। बड़ा 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 अफसोस होता है कि ये किस तरह से हमने इस पूरे
आप जो कहते हैं कि मानव निर्मित आपदा, इसको न्योता दिया। लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से हमारा जो संपर्क है फिलहाल टूट गया है पीडी पंत साहब से। उनसे दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सवाल हम लगातार उठा रहे हैं वो ये कि तकनीक के मामले में हम इतने उन्नत हो गए, हम मौसम से लेके भूकंप तक इन सभी को मापने के यंत्र हमारे पास हैं, लेकिन शायद इंसान की जो सोच है, जो विकास के प्रति उसका एक जो आग्रह है, वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा हो गया है और वो भूख इतनी बढ़ गई कि आज जोशीमठ के रहवासियों को वहाँ से निकलना पड़ा है। दोष हर तरफ से है, वहाँ रहने वाले लोगों का है, वहाँ के कारोबारियों का है, प्रशासन का है, सभी का है। और जोशीमठ में कई परिवारों ने अपने घरों को खोया है। जिस आशियाने को अपनी पाई पाई की कमाई से बनाया, उसे अब आंखों के सामने उजड़ता देखना उनके लिए मुश्किल है। जरा ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ का सिंगदार वार्ड और यहाँ पर ये माँ भगवती का मंदिर, जहाँ पर लक्ष्मी जी का परिवार रोजाना पूजा करता था और आसपास के लोग भी पूजा करने आते थे। लेकिन 2 जनवरी की रात यहाँ पर तेज आवाजों के साथ दरारें आना शुरू हुई और उसके बाद उनका परिवार यहाँ से जान बचाकर भाग निकला। 2 तारीख से आज जो है तकरीबन 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया है और इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच में तकरीबन 4 से 5 सेंटीमीटर जोशीमठ जो है वो नीचे की ओर धंस रहा है। हमारे साथ लक्ष्मी जी हैं जो अपने 3 बच्चों के साथ इस वक्त जो है राहत कैंप में हैं, लेकिन रोजाना वो अपने मंदिर को, अपने घर को देखने आती हैं और जिस तरह से मंदिर को वो अपनी जान बचाने से पहले संभाल भी नहीं पाई, उन्हें उसको देखकर बड़ा दुख होता है। लक्ष्मी जी बताइए, मंदिर भी आपका वैसे ही पड़ा, आप यहाँ से चीजें भी नहीं हटा पाई? अब सर देखिए, मंदिर हमने कहा धीरे धीरे पूरा परिवार बैठे थे हम यहाँ पे, तो हमने कहा हम अपने मंदिर को उठा करके जहाँ स्कूल में हमें शिफ्ट किया गया है तो हम वहीं पे ले जाएंगे मंदिर को। लेकिन दो तारीख को यहाँ पे दिन में ऐसे 12-1 बजे करीबन ये टूट गया नीचे ऐसे, और हम इसे देवी देवता को निकाल भी नहीं पाए ऐसे, जबकि पूरा परिवार का हमारा एक ही कुल देवता है और जहाँ सरकार हमें घर देगी वहाँ हमारा देवी देवता का स्थान भी देगी। ये बताइए, 2 तारीख से आज तक हम जब देख रहे हैं कितना ज्यादा और मकान धंसता जा रहा है? ये 2-3-4 तारीख से हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन ज्यादा करके मैं यहाँ पे रहती थी और मेरा पूरा परिवार यहीं पे रहता था और इसके नीचे मेरा एक घर और भी है। पर लेकिन मेरे को 2 तारीख को इतनी आवाजें आई है, तो आवाजें थी? ऐसे आवाजें आई हैं जैसे कि इसके अंदर पानी आ गया होगा ऐसे, तो ऐसी आवाजें आई हैं, तो पूरा घर ऐसे कर को नीचे को पलटता जा रहा है ऐसे। और फिर मैं रात को जल्दी जल्दी उठी हूँ तो हमारे जोशीमठ में जो पटवारी जी हैं वो लोग हमारे घर पे आए और एक वार्ड मेंबर है नितिन व्यास जी, वो यहाँ पे आए। हमने उनको फोन करके बोला कि हमें बहुत खतरा है यहाँ पे, आप आइए यहाँ पे। तो वो यहाँ पे आ करके तुरंत हमें देखा तो पटवारी जी ने और वार्ड मेंबर ने हमें स्कूल में शिफ्ट किया है वहाँ। और पीडी पंत साहब हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पीडी पंत, एक बार फिर से आपका स्वागत। और मैं जो बात कह रहा था कि जी। ये मशीनें, ये औजार, ये आकलन, ये विश्लेषण किस काम के, जब ये पहले से जो हैं वो इस तरह की स्थितियों को आने से नहीं रोक पाए या एक सोच नहीं डेवलप कर पाए, चाहे सिस्टम में चाहे लोगों में। और अब जब इसरो का जो ताज़ा आकलन सामने आया, जो तस्वीरें सामने आई, जिसमें ये साफ कहा जा रहा है कि एक बड़ा इलाका जो है वो एक बार में धंस सकता है, कितनी बड़ी चिंता आप देख रहे हैं फिलहाल जोशीमठ के लिए, और क्या यहाँ से कोई वापसी की राह है? चिंता बहुत व्यापक स्तर की है क्योंकि बहुत बड़ा जनमानस वहाँ पर रहता है और दूसरा हमारे बद्रीनाथ का एक बहुत अहम पड़ाव है। ये 2 महत्वपूर्ण चीज हैं। और जैसा कि आपने बताया कि वार्डियन इंस्टीट्यूट के लोग भी डेटा ले रहे हैं और इसरो ने भी कहा है कि ये लगातार धंस रहा है। तो अगर हम इसकी बनावट पे देखें तो जो जोशीमठ का जो स्लोप है बेसिकली जो ग्लेशियल मोरेन होता है उसका बना हुआ है, जिसमें सिल्ट या सैंड होती है और उसमें पकड़ बहुत कम होती है और जो भी पानी वगैरह आता है उसके थ्रू परकोलेट होकर नीचे चले जाता है। तो ऐसा लगता है कि नीचे पानी रहा होगा। और जैसे कि अगर हम ये तपोवन और ये विष्णुगाड़ वाली जो योजना है 2009 में भी हुआ था, इस तरह अगर जमीन के अंदर पानी इकट्ठा रहता है
और किसी तरह से अगर वो पंक्चर हो जाए तो बड़े अमाउंट में अगर पानी निकल जाए तो जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम कहूंगा रादर। तो उसको फिल करने के लिए चट्टानें नीचे गिरती हैं तो धसाव होता है, ये बहुत जरूरी है। और ये प्लेन्स में भी होता है, अगर आप प्लेन्स में भी बहुत ज्यादा पानी विड्रॉ कर ले जमीन से तो जमीन में दरारें पड़ जाती है और जमीन धंस जाती है। तो ऐसी मुझे लगता है यहाँ भी होगा। और अभी फिर जैसे ये कुछ दिनों पहले बहुत ज्यादा पानी निकला है, हो सकता है कि फिर से कोई ऐसा जो एक्विफर हम बोलते हैं जियोलॉजी की भाषा में, पानी का ऐसा बहुत बड़ा कोई अंदर स्टोरेज होगा जो फिर पंक्चर हो गया और वो फिर से पानी निकल गया तो जमीन इस तरह लगातार धंसती है पहाड़ों में। कई बार ऐसा होता है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ भी यही हुआ हो और ये लगातार धंस रहा है। ये तो होगी प्राकृतिक चीजें या जो इंसान ने इसमें जोड़ दिए हैं। और दूसरा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने ऐसे ऐसे स्थानों को जो हमारे तीर्थाटन थे उनको पूरा पर्यटन में बदलने पर एक मुहिम चल पड़ी है। और पर्यटन अगर बदल देंगे तो पर्यटकों के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसमें आवास है, मकान है, उनके खाने पीने की चीजों की। और हम ये भूल जाते हैं, जैसे आपने कहा ना वार्डिया इंस्टीट्यूट वाले सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी का टेस्ट कर रहे हैं, तो हम ये टेस्ट ही नहीं करते कि जिस जमीन के ऊपर या मिट्टी के ऊपर जो ये हम बनाने जा रहे हैं उसकी ताकत कितनी है, वो कितना लोड सहन कर सकती है, हम नहीं देखते हैं। और उसके ऊपर हम बेतहासा बनाते चले जाते हैं, मकान बनाते चले जाते हैं और बहुत सी चीजों को जोड़ लेते हैं। तो स्लोप की जो एक बियरिंग कैपेसिटी है वो उसको अक्रॉस चली जाती है और उसके बाद फिर वो हमारा साथ देना छोड़ देती है और फिर वो धसाव शुरू होता है। और जैसे इसरो ने कहा है कि जब हम कोई धसाव होता है या लैंडस्लाइड शुरू होता है तो उसका जो सबसे ऊपर हिस्सा क्राउन जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर ऐसे 2-3 क्राउन बने। वो कह रहे हैं कि जो जोशीमठ के पीछे चले जाएं तो औली के ठीक पीछे बहुत बड़ा क्राउन दिख रहा है। अगर इतने ऊपर क्राउन दिख रहा है तो इसका मतलब बहुत बड़ा इलाका है जो अचानक धस सकता है। और दूसरा ये होता है कि जहाँ भूस्खलन हो रहा हो या लैंडस्लाइड हो रहा हो, अगर वहाँ जमीन के अंदर पानी आ जाए तो वो क्या करता है, चट्टानों की और मिट्टी की जो बियरिंग कैपेसिटी उसको और कम कर देता है, तो उसकी रफ्तार और बढ़ जाती है। तो ये बड़ा एक अफसोसजनक परिस्थिति आ गई है। और अब जो हो रहा है ये तो वही है कि आफ्टर इवेंट हो रहा है, जैसे भूकंप के बाद हम रेस्क्यू काम करते हैं उससे पहले कुछ नहीं करते, वही अब चल रहा है। वाकई, इन डेटा से हमको डॉक्टर पंत, जो बात आपने कही, मैं इसी में एक चीज और समझना चाहता हूं कि जी हम सभी लोग जो शायद पहाड़ की जो भौगोलिक स्थिति है, पहाड़ की बनावट, बसावट और खासतौर पे जोशीमठ और उसके आसपास के इलाकों को देखें, तो शायद हम एक टूरिस्ट के तौर पर जाते हैं और हम उसको जितना समझ बूझ पाते हैं उतना ही देख पाते हैं। वहाँ हमें ये हमेशा समझ में आता है कि यहाँ तो ये बड़ा ठोस पर्वत है, यहाँ रॉक्स हैं, कभी ये चीज़ समझ में नहीं आती। अब एक चीज़ और खुल रही है और वो रिपोर्ट्स के ज़रिए सामने आ रही है। नहीं पता कि उन रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई हैं, कितनी अफवाहें हैं, कि उत्तराखंड और जोशीमठ और ख़ासतौर पर कर्णप्रयाग का भी जिक्र किया गया, कई इलाके जो हैं वो अब इस तरह के जो डेंजर जोन हैं उसमें आ गए हैं। अब इन इलाकों को क्या अब वैसा ही है जैसा आपने कहा कि जब ऐसा कुछ होता है तब रेस्क्यू शुरू होता है, तब तुरंत जो एक कहावत भी है कि मर्ज तब बढ़ता गया जब दवा की, तो क्या फिलहाल उत्तराखंड के लिए के सिचुएशन में और ख़ास तौर पे अगर हम परिस्थिति विशेष की बात करें जोशीमठ और बाकी इलाकों की, तो क्या वहाँ पर इस तरह की ही स्थितियाँ हो रही हैं कि बहुत फुल प्रूफ प्लान है नहीं दरअसल किसी के पास? असल में क्या है कि अगर हम पूरे उत्तराखंड या कहीं भी पहाड़ों में जाए तो बहुत से जो सेटलमेंट्स हैं ये जेंटल स्लोप के ऊपर है, बेसिकली ओल्ड लैंडस्लाइड कोन्स है। क्योंकि चट्टानों के ऊपर मकान बनाना आसान नहीं होता है, जो बसासत होती है वो उनको खेती बाड़ी भी करनी होती है, अपने और काम भी करने होते हैं, तो इस तरह की मिट्टी उनको इजीली वहां मिल जाती है नदी किनारे या जहाँ पुराने भूस्खलन हो, तो वहां पर अधिकतर हमारे जो सेटलमेंट है बने हुए हैं। लेकिन वो हम कोई अध्ययन ही नहीं करते हैं कि जो हम जिस सेटलमेंट या जमीन के ऊपर जिस स्लोप फॉर्मिंग मटेरियल में हम लोग रह रहे हैं इसकी कैपेसिटी कितनी, आखिर ये कितना वजन ले सकती है या कितना इस पर कैपेसिटी है, बियरिंग कैपेसिटी इसकी है। तो इससे हमको इसका कोई ज्ञान नहीं होता है और हम अपनी ओर से अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए उसके ऊपर करते चले जा रहे हैं। और ये खाली जोशीमठ में नहीं है, नैनीताल के भी यही हालत है, बहुत जगह से होता है। और एक पहाड़ों में एक सबसे और कारण है कि इन पहाड़ों की जड़ में या ऐसे ओल्ड लैंडस्लाइड की जड़ में जो नदियां गुजरती है वो नीचे से कटाव करती है, जिसको हम टो कटिंग बोलते हैं। अगर वो नीचे से टो कटिंग कर दे
तो निश्चित रूप से ऊपर की चीजें नीचे को गिरनी शुरू हो जाती है और हम ऊपर से उसमें एडिशनल लोड डाल दे रहे हैं, मकान बना के दुनिया भर की चीज करा के। तो आखिर वो कैसे रुकेगी? तो इसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इसे बहुत ध्यान दें और कम से कम अपनी जो सेटलमेंट हो एक सेफ जगह पे बनाएं, जहाँ पे कि ऐसी परिस्थितियां दोबारा ना आ जाए जैसे कि आज जोशीमठ में आई हैं। और ऐसे उत्तराखंड के अंदर बहुत से इलाके जहाँ ऐसी परिस्थितियां आ सकती है। और मैं बता दूं आपको, एक गरव्यांग भी एक बहुत, पिथौरागढ़ जिले में चले जाएं काली घाटी में, तो गरव्यांग भी एक गाँव है, वो भी ऐसी ओल्ड मोरेन के ऊपर बना है, ग्लेशियल डिपॉजिट्स के ऊपर बना है। वहां तो रात दिन धंसता है, वहां के लोगों को भी शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये अक्सर होता है, अगर ग्लेशियल मोरेन के ऊपर सेटलमेंट बना हो तो उसकी धंसने की स्पीड और के मुकाबले ज्यादा होती है। ये बड़ी बात आपने कही और ये चीज़ मैं समझूंगा आपसे कि आखिर वो कौन कौन से, आपने जिक्र किया नैनीताल का, आपने पिथौरागढ़ का जिक्र किया। पिथौरागढ़ के बारे में कहा जाता है, मतलब वहाँ के पलायन की तो बड़े वक्त से चर्चा होती रहती है। मैं आऊँगा ज़रा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज क्या कहा प्रभावित क्षेत्रों को देखने के बाद और किस तरह का काम हो रहा है, ज़रा सुन लेते हैं। ज़्यादा प्रभावित लोग हैं, उन सभी को उस क्षेत्र से शिफ्ट कर रहे हैं और शिफ्ट किया गया है। लगभग 90 के आसपास परिवार होंगे जिनको शिफ्ट किया जा चुका है अभी तक, और जहां जहां भी लग रहा है कि उनको शिफ्ट करने की आवश्यकता, उनको शिफ्ट किया जा रहा है। और फौरी तौर पर अंतरिम राहत के रूप में 1.5 लाख रुपए की धनराशि देना वहां पर प्रारंभ कर दिया है, कल से ही प्रारंभ हो गई है। और अभी किसी के मकानों को तोड़ा नहीं जा रहा है, आवश्यकता पड़ने पर उनको खाली करवाया जा रहा है। वहाँ पर सर्वे करने वाली टीम काम कर रही है। बाकी जनजीवन वहाँ का सामान्य है, 60% से ज़्यादा चीज़ें सामान्य रूप से चल रही हैं और हम जो पुनर्वास की कार्रवाई है उसको पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। तो प्लानिंग और सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये प्लानिंग किस काम की जब लोगों को अपना आशियाना छोड़ने को मजबूर होना पड़े, बड़ा सवाल है। और पीडी पंत साहब से हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर पीडी पंत, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, क्या अब ज़रूरत आ गई है कि अब एक तरह से पूरे देश में एक तरह की अवेयरनेस पैदा की जाए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के ज़रिए हो, चाहे वर्कशॉप्स के ज़रिए हो, चाहे सरकारी जागरूकता कार्यक्रम के ज़रिए, कि पहाड़ में जो आचरण है, पहाड़ में इंसानी आचरण जो है, उसको कहीं ना कहीं एक तरह से एक दायरे में लाने की बड़ी आवश्यकता है, फिर चाहे वो कारोबारी हो चाहे आम इंसान हो। क्या आपकी टिप्पणी होगी इस पे? आप ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये ऑलरेडी लोगों को जानकारी है, लेकिन हम क्या करते हैं कि अपने लालच और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए सबको इग्नोर करते हैं। ये सब पढ़ाया जाता है, बहुत से लोग इसको जानते हैं और मैं देखता हूँ, अगर मैं भी अगर कभी उस लालच में आ जाऊं तो मैं भी वो काम शुरू करने लग जाता हूँ। तो ये बड़ी अजीब सी समस्या है और सबको पता है कि मेरा जो मकान है वो कैसी जगह पे है, ये कितना सुरक्षित है, कितना नहीं है, और प्रशासन भी जानता है, सब जानते हैं। सबके पास आजकल तो सब नक्शे उपलब्ध हैं, सब जगह मैपिंग की हुई है, सब जानते हैं कि कौन से साइट्स डेंजरस इलाके में और कितना उनका रिस्क फैक्टर है, ये सब उपलब्ध है डेटा। ये कोई नई चीज जरूरत नहीं है। असली जरूरत यह है कि क्या हम उसको मानना चाहते हैं कि नहीं, हम उसके हिसाब से चलना चाहते हैं कि नहीं। ये बड़ी सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है। और हम लास्ट में क्या करते हैं, जो अब हो रहा है, हम रेस्क्यू पे आ जाते हैं, लेकिन रेस्क्यू से पहले जो करना होता है उसको नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बदलाव लाने की आवश्यकता है। बड़ी बड़ी सभ्यताएं जो हैं वो इंसान की लालच की वजह से ही नष्ट हुई और हमको ये समझना होगा कि कहीं हमारा लालच, कहीं हमारी आकांक्षाएं जो हैं वो कुदरत पर इस तरह से भारी हो कि जब कुदरत प्रतिक्रिया दे तो शायद हमें संभलने का मौका ना मिले। इस बार तो फिर भी हमें संभलने का मौका मिला है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये चेतावनी है कुदरत की कि अभी भी वक्त है, आप सुधर जाइए, वरना कुदरत का कहर आप पर बरपेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर पीडी पंत साहब हमसे जुड़ने के लिए और इस विशेष चर्चा के लिए। और इधर जोशीमठ में कुदरत की विनाश लीला के निशान नजर आने के बाद पूरे इलाके में टूरिज्म यानी कि जो वहाँ का पर्यटन है उस पर क्या असर पड़ा है, हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। जोशीमठ से 22 किलोमीटर दूर औली में इस वक्त जो है बर्फबारी शुरू हो चुकी है। हालांकि जोशीमठ में आपदा हुई है और ये वजह है कि औली में
इसके टूरिज्म पर भी प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि अब बर्फबारी के बाद जो है लोग आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर एक ग्रुप है जो मुंबई महाराष्ट्र से आया है बर्फबारी को देखने के लिए। हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? सौरभ मिश्रा, कहाँ से हैं आप? मुंबई। ये बताइए कि जोशीमठ में हालांकि आपदा आई, लोगों को इस बार कई बार मन में ये भी लग रहा है, लेकिन आप लोग आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है आप लोग को? एक्चुअली जोशीमठ से हम लोग डरे हुए बहुत थे, परिवार भी डरा था, पर हम लोगों का रूट अलग था और ये हम लोगों को मालूम था। जो लोग टूरिस्ट अभी डर रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? टूरिस्ट जो डर रहे, अगर उनको औली आने तो आ जाए, जोशीमठ बिल्कुल ना आए, क्योंकि दोनों के रूट अलग है और परिवार को सच बोलकर आए, झूठ बिल्कुल ना बोले। तो कैसा लग रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा विशाल ठाकरे फ्रॉम नागपुर। क्या बोलेंगे विशाल आप? जो भी अभी आए हैं हम, इस यहाँ पहले बर्फबारी हुई नहीं थी, बट जैसे यहाँ बेटर हमारा लक अच्छा है कि यहाँ काफी बर्फबारी हो रही है और वी आर फीलिंग वेरी वंडरफुल हियर एंड स्नोफॉल इज स्टिल कंटिन्यू। और जिस तरह से इन लोगों से बात हुई है, अगले 2-3 दिन में कम से कम 1 या 2 फुट बर्फ हो जाएगी यहाँ। क्या बोलेंगे? क्या नाम है आपका? सुनील पाठक, मैं भी मुंबई से। तो वही एंजॉय कर रहे हैं। आए थे तभी उतनी सही में बर्फ नहीं थी, लेकिन अब बर्फ बढ़ रही है। वही है कि थोड़ा सावधानी बरते जहाँ पे भी जाएं, बट मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। जिन्होंने खास करके अब टूरिस्ट आए हैं तो जो यहाँ स्थानीय दुकानदार हैं, कैंपिंग कराने वाले लोग हैं, उनके चेहरे पे भी थोड़ी खुशी नजर आ रही है। आप लोगों को खुशी है कि अब धीमे धीमे संभवतः टूरिस्ट आए, क्योंकि टूरिस्ट अच्छा महसूस कर रहे हैं कि उनका रास्ता अलग है औली आने का। भैया देखिए, जो लोग आ रहे हैं सर, वो लोग उनको पता है रास्ता अच्छा है। बाकी अगर कोई भी सर्च करता है तो पहले जोशीमठ का आता है, तो जोशीमठ की जो अपडेट्स है उसकी वजह से लोग अपने प्रोग्राम चेंज कर रहे हैं। जो लोग पहले ही कांटेक्ट कर चुके हैं तो उनको हम लोग बता देते हैं, बाईपास के थ्रू जोशीमठ हमारा लिंक नहीं है, बाईपास रोड से आप औली पहुंच सकते हैं। वो लोग सेफली पहुंच रहे हैं, पर जो लोग बुकिंग नहीं करवाते हैं, जो लोग रनिंग में आते हैं, उन लोग के लिए थोड़ी समस्या है। समस्या होती तो जाहिर सी बात, कहीं जाएं पहले से बुकिंग कराएं, लेकिन अब बर्फबारी जो है दिखने लगी है, पहाड़ पूरे बर्फ से ढके हुए हैं और अब लोग यहाँ पहुंचना शुरू हुए हैं। और ऐसे में औली के लोग, जो जोशीमठ के ही लोग हैं, वो चाहते हैं कि टूरिस्ट बिना डरे, बिना किसी समस्या के औली आएं और यहाँ के स्नोफॉल को एंजॉय करें। और चलिए अब बेहद खास चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ऑस्कर की आस 5 फिल्मों पर दारोमदार, लेकिन ऑस्कर की रेस केवल भारतीय फिल्मों की नहीं, पूरी दुनिया की फिल्मों की रेस होती है। और इस बार जो है वो ऑस्कर का प्रेडिक्शन स्वदेश आपके लिए लेकर आया। आपका पसंदीदा चैनल आप तक पहुंचाएगा कि आखिर कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो न सिर्फ भारत से बाकी पूरी दुनिया से जो है वो compete कर रही हैं और जिनके जीतने के चांसेस बहुत हैं। तो भारत की बात करें तो RRR, जैसे हमने आपको बताया, जो है वो कंटेंशन लिस्ट में जगह बना चुकी है। द कश्मीर फाइल्स है। इसके अलावा हम बात करें तो कांतारा, जो कि कन्नड़ा भाषा की फिल्म, जिसे हिंदी में भी दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी भी कंटेंशन लिस्ट में है। और छेल्लो शो, जो कि एक गुजराती फिल्म है, द लास्ट फिल्म शो नाम से पूरी दुनिया में इसे बहुत प्यार मिला है और अभी भी दुनिया के कई कोनों में इसकी खास स्क्रीनिंग रखी जा रही है। लेकिन जो ऑस्कर की बात करें तो सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि क्या ये कंटेंशन लिस्ट शॉर्ट लिस्ट होने की एक तैयारी है, यहाँ से क्या भारतीय फिल्मों की जो दावेदारी है वो और ज़्यादा मजबूत से मजबूत तर हो सकती है। सवाल है, सवाल अभी बरकरार है। लेकिन इस सवाल को एक तरह से उम्मीद मिली है हालिया गोल्डन ग्लोब से। जी हाँ, गोल्डन ग्लोब में RRR, जो कि SS राजमौली की फिल्म है, उस फिल्म के खास गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब मिला। और पूरी दुनिया ने ये माना कि साहब ये जो पूरी तैयारी है वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी शानदार है और भारत की इस बार जो दावेदारी है वो बेहतर होगी। और जो 301 फीचर फिल्में कंटेंशन लिस्ट में सिलेक्ट हुई, इसमें 5 भारतीय फिल्में भी हैं, एशिया की भी कई सारी फिल्में हैं, इसके अलावा यूरोप, फ्रांस, चीन की फिल्में हैं, जापान की फिल्में हैं। ये सारी फिल्में मिलाकर ये कंटेंशन लिस्ट तैयार होती है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इन फिल्मों के अलावा किन फिल्मों ने जो है वो मजबूत अपनी दावेदारी बनाई है। तो अगर हम बात करें तो बहुत सारी फिल्में हैं, विदेशी फिल्में भी हैं जो कि यहाँ पर
यहाँ पर अपने जो है वो अपनी दावेदारी बनाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अब नॉमिनेशन जब फाइनल होंगे तब पता चलेगा कि आखिर किन फिल्मों ने प्रदर्शन दोहराया। लेकिन भारत में ऑस्कर में भारत का प्रदर्शन देखिए। भानु अथैया जानी मानी जो ड्रेस डिजाइनर थी, उनको पहला ऑस्कर मिला। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड भानु अथैया को मिला था। इसके अलावा सत्यजीत रे की बात करें तो उन्हें भी जो है वो ऑस्कर ऑनररी अवार्ड मिला। भारत की 20 दावेदारियों में 5 में जीत हासिल हुई। तो बहुत सारी जो है सफलता की कहानियां रही। स्लम डॉग मिलियनेयर है जहां पर भारतीय जो कलाकार हैं उन्हें अवार्ड मिला था। और चलिए बढ़ते हैं आगे कुछ और खबरों की ओर। मौजूदा ग्लोबल संकट के दौर में चुनौतियों को अवसर में कैसे बदला जाए, विकास की रफ्तार को और धार कैसे दी जाए, इसे लेकर पीएम मोदी ने दिग्गज इकोनॉमिस्ट्स और एक्सपर्ट से नीति आयोग में मुलाकात की। पूरी खबर बता रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, बजट से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने आज देश के टॉप इकोनॉमिस्ट के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल रहीं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन इस बैठक में शामिल थे। अलग अलग सेक्टर्स के तमाम एक्सपर्ट्स भी इस बैठक में शामिल रहे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात पर फोकस किया कि जो ग्लोबल चुनौतियां हैं उसके बीच में देश के लिए अवसर भी पैदा हुए हैं, लिहाजा उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ऐसे समय में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर एक सिनर्जी के तौर पे काम करना होगा। ऐसी रणनीतियां बनानी होंगी ताकि जो चुनौतियां हैं उसका इस्तेमाल अवसर के रूप में किया जाए। आज की बैठक में इकोनॉमिस्ट ने कई तरह के सुझाव जो है प्रधानमंत्री के सामने रखे और इस बात पर फोकस किया कि जो पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए हैं, सरकार ने जो फैसले लिए हैं, उसकी वजह से चुनौतीपूर्ण वैश्विक हालात के बीच भी भारत की जो ग्रोथ की रफ्तार है वो बनी हुई है और भारत काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ से आगे की क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए, किस तरह के प्रैक्टिकल सुझाव होने चाहिए, वो और शास्त्रियों ने दिए। कई तरह की सिफारिशें की गई कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक हालात में यहाँ से सरकार को कैसे आगे बढ़ना चाहिए ताकि जो ग्रोथ की रफ्तार है उसको बनाकर रखी जा सके। इसके अलावा कई तरह के प्रैक्टिकल सुझाव भी इकोनॉमिस्ट ने दिए जिसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है ताकि अलग अलग सेक्टर्स में जिन चुनौतियों का सामना वैश्विक हालात में किए जा रहे हैं, अलग अलग जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो संकटों के दौर से गुजर रही है, भारत कैसे अपने ग्रोथ मोमेंटम को बनाकर रखे, उसके लिए अहम सुझाव दिए गए। अब उम्मीद ये की जा रही है कि आगामी बजट में इन सुझावों की झलक जो है वो देखने को मिल सकती है। चले बढ़ते हैं आगे। 1 जनवरी से इंश्योरेंस सेक्टर में कई बदलाव हुए हैं और इरडा के नए नियम के मुताबिक जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदने और रिन्यूअल के लिए अब केवाईसी कराना जरूरी हो गया है। ऐसे में कई ग्राहकों की केवाईसी पूरी न होने के चलते इंश्योरेंस कंपनियों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आनंद पेजावर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी एमडी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने। 1 जनवरी से जो एक नियम लागू कर दिया है आईआरडीए ने कि जनरल इंश्योरेंस के अंदर भी केवाईसी को मैंडेटरी कर लिया है नई पॉलिसी खरीदने के लिए, पुरानी पॉलिसी रिन्यूअल करने के लिए। तो शुरुआती दिनों में हमने देखा कई ग्राहकों की भी शिकायत आई कि उनको पॉलिसी नहीं मिल पाई। कंपनियों का कहना था कि वो अंडरराइट नहीं कर पाए क्योंकि उसमें पैन नंबर से लेके केवाईसी नहीं कर पाए। तो क्या, क्योंकि आपने जो है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी लंबे अरसे तक काम किया है और अब जनरल इंश्योरेंस का हिस्सा है, तो वहां पर आपने इसको कैसे लागू कराया और जनरल इंश्योरेंस की ये दिक्कत कब तक दूर हो जाएगी? जनरल इंश्योरेंस में ये केवाईसी डॉक्यूमेंट की जरूरत पहले नहीं थी। लाइफ इंश्योरेंस में कई सालों से थी। सो जब भी पॉलिसी इशू होते थे सारे केवाईसी करके फिर आगे बढ़ते थे। तो लाइफ इंश्योरेंस में सारे कंपनियों ने एक्सटर्नल पार्टीज के साथ इंटीग्रेशन की है। जैसे एनएसडीएल के लिए वी हैव इंटीग्रेटेड विद पैन कार्ड के लिए वी हैव इंटीग्रेटेड विद एनएसडीएल। अगर उसका क्रेडिट रेटिंग देखना है तो विद द कंसेंट ऑफ द कस्टमर यू कैन गो टू सिबिल एंड फाइंड हिज क्रेडिट रेटिंग। सो यू हैव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फ्रॉम एन एक्सटर्नल ऑथेंटिक सोर्स दैट व्हाट इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है वो सही दे रहा है और उस बेसिस पे उसको अंडरराइट कर सकते हैं। जनरल इंश्योरेंस में ये पद्धति नहीं थी। ओके, 2 चीज होते हैं। जब कोई आप नई चीज लाते हो तो ग्राहकों को पता नहीं होता है। तो जिसकी पॉलिसी 1 जनवरी को जिसकी ड्यू होगी उसे पता नहीं होगा कि जब तक केवाईसी होगा तो उससे पहले उसकी पॉलिसी इशू होगी। और केवाईसी में अगर उसका केवाईसी नहीं हुआ है पहले तो
कंपनी को उसके डॉक्यूमेंट्स लेके अपलोड करने पड़ते हैं। तो उसके पास जैसे फोटोग्राफ है या कोई उसका ओवीडी जो बोलते हैं हम लोग, जैसा पैन कार्ड, पासपोर्ट। सर, तो इसका मतलब ये कि जो ग्राहक है जिसका आजकल में पॉलिसी खत्म होने वाली और उसकी CKYC नहीं हुई है तो उसे तुरंत करवा देनी चाहिए, वरना जो ब्रेक इंश्योरेंस में उसे दिक्कत हो सकती है। करेक्ट। या तो जब आप उसको इंश्योरेंस लेने के लिए जाओगे उसी वक्त आप ये डॉक्यूमेंट ले जाइए, एक फोटोग्राफ ले जाइए जिसके थ्रू कंपनी आपकी सारी KYC डिटेल्स लेकर आपकी पॉलिसी इशू कर देगी, और 10 दिन का टाइम है जब मैं उसको CKYC पे अपलोड कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट टू जनरेट द CKYC नंबर। तो इफ आई अगर आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो वो अगर 5 OVD में से एक है और उसके डिटेल्स और आपने जो डिटेल दिए हैं वो सही है, तो मैं आपको पॉलिसी इशू कर सकता हूँ और 10 दिन के अंदर मैं CKYC पे उसको अपलोड कर सकता हूँ। सारे कंपनियों ने ऑलमोस्ट किया है। ज़्यादातर दिक्कत यहाँ पर आई होगी कि जहाँ पे ग्राहकों को मालूम नहीं था कि ये नया प्रोसीजर है, और जब तक ये नहीं होता है द पॉलिसी कांट बी इशूड, वो कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। टू द बेस्ट आई डोंट नो वेयर इट हैज हैपेंड। या तो उनका प्रोसेस और सिस्टम्स में जो सुधारना करनी है, इंटीग्रेशन करना है, उसका प्रोसेस को सुधारना है, तो उसमें कुछ हो सकता है। लेकिन ये ज्यादा देर नहीं रुकेगी और कुछ दिनों में सब कंपनियां ऑलमोस्ट हो गई है मेरे हिसाब से। तो सारे कंपनियों ने पहले से इसका बंदोबस्त कर दिया था, बिकॉज 2-3 महीने मिले थे कंपनीज को इसकी तैयारी करने के लिए। अपने सिस्टम सेट करो, इंटीग्रेशन करो, CKYC के साथ करो, जो भी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी लोकल AUA KU है वो UID के साथ टाई अप करके उनका क्लियरेंस ले लो। ये सारे बैक एंड काम तो हो चुके थे। बहुत कम, एक हाथ कोई 2 कंपनी होगी जिनको कोई इशू आया होगा, विच आई एम नॉट अवेयर। आपने बोला करके मुझे समझा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इट इज मोर बिकॉज ऑफ नॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू बाय द कस्टमर, नॉट बाय द कंपनी। 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार अगले 8 साल में 64,000 मेगावाट विंड एनर्जी के लिए बोली मंगाएगी। विंड एनर्जी को लेकर क्या है पूरा प्लान, बता रहे हैं ET नाउ स्वदेश संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, विंड पावर जनरेट करने वाली कंपनियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 2 तरह के अहम फैसले किए हैं। जो पहला फैसला है वो दरअसल देश भर के अंदर विंड पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी बढ़ाने के मकसद से है, और जो दूसरा फैसला है वो ये है कि जो पावर जनरेट होंगे इन प्रोजेक्ट से उसका प्रोक्योरमेंट किस तरीके से होगा, इससे संबंधित भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। जहाँ तक कैपेसिटी का सवाल है, 2030 तक 60,000 मेगावाट की कैपेसिटी से भी ज़्यादा के विंड पावर प्रोजेक्ट्स इनवाइट किए जाएंगे, जो कि 8 राज्यों में होंगे। इन राज्यों को विंडी स्टेट के तौर पर मंत्रालय ने पहचान दी है। हालांकि एक साल में 8 गीगावाट की कैपेसिटी से ज़्यादा के बिल इनवाइट नहीं किए जाएंगे। सेकी को इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया गया है, जो कि ये तय करेगी कि एक स्टेट में जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उसकी मिनिमम और मैक्सिमम बिड साइज़ क्या होगी। हालांकि एक स्टेट में एक साल के दौरान 2 गीगावाट की कैपेसिटी से ज़्यादा के विंड पावर प्रोजेक्ट्स के बिड इनवाइट नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा जो बिडिंग का प्रोसेस है उसमें भी बदलाव किया गया है। रिवर्स बिड मैकेनिज्म को हटा दिया गया है। कंपोजिट बिड के आधार पर इन प्रोजेक्ट्स के बिड इनवाइट किए जाएंगे, जिसके लिए स्टेट स्पेसिफिक सब बिड भी होंगे। जहां तक टैरिफ का सवाल है, उसके लिए ये मैकेनिज्म अपनाया गया है कि जो सब बिड के आधार पर जो पावर जनरेट होंगे उसकी पुलिंग होगी, और उसके बाद एक यूनिवर्सल टैरिफ जो है वो निर्धारित किया जाएगा, जो कि सभी खरीदारों के लिए होगा। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल 2022 के आधार पर जो पुलिंग टैरिफ है वो निर्धारित किया जाएगा। साथ ही साथ जो बिड इनवाइट किए जाएंगे वो स्टेट स्पेसिफिक होंगे और राज्यों के RPO के आधार पर इसका निर्धारण किया जाएगा। मकसद ये है कि विंड पावर की कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई जाए, ताकि 2030 तक सरकार ने 500 गीगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा है उसको हासिल करने में मदद मिल पाए। चले बढ़ते आगे। जल्द मुंबई मेट्रो में 2A और 7 लाइन की सौगात मिलने वाली है, जिसका उद्घाटन PM मोदी 19 जनवरी को करने वाले हैं। यानी कि अब साफ है कि मुंबई वासियों को ट्रैफिक की समस्या से और निजात मिलने वाली है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल। मुंबई मेट्रो की ट्रायल रन्स इस वक्त चल रहे हैं। 19 तारीख को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है मेट्रो लाइन 2A और मेट्रो लाइन 7 इनॉग्रेट करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं रूट मैप है मेट्रो लाइन 2A का और मेट्रो लाइन 7 का। ये जो है अंधेरी वेस्ट से दहीसर ईस्ट है येलो लाइन विच इज़ द मेट्रो लाइन 2A, और दहीसर से लेके गुंडावली स्टेशन जो मेट्रो लाइन
7 है वो रेड लाइन है। अब ये सारी ये ऑपरेशनल हो जाएंगे जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 19 तारीख को इसे इनॉग्रेट करेंगे। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इमरजेंसी इंटरकॉम है जिससे आप पायलट से इमरजेंसी होने पर बात कर सकते हैं और काफ़ी सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चार्जिंग पॉइंट्स भी है मेट्रो स्टेशन के अंदर। तो आई एम श्योर मुंबईकर्स बहुत एक्साइटेड है इस इनॉग्रेशन को लेकर। इधर जेट एयरवेज को लेकर एक अहम खबर आ रही है। इस एक्सक्लूसिव खबर की पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, जेट एयरवेज के जो रिजोल्यूशन है वहाँ पर अब थोड़ा सा एक क्लैरिटी मिली है, क्योंकि ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया है कि जो जालान कंसोर्शियम है उसके पास ओनरशिप ट्रांसफर अब हो सकता है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी बोला है कि जालान कंसोर्शियम के पास करीब 6 महीने हैं पूरा जो भुगतान करना है, न सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को बल्कि एम्प्लॉयज़ और वर्कमैन हैं वहाँ पर भी जो भुगतान है वो मई के महीने तक किया जा सकता है। आपको हम याद दिला दें कि यहाँ पर लेंडर्स और जो सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है उनके बीच तनातनी काफी दिनों से चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि इसका जेट का रेजोल्यूशन कैसे होगा। तो रेजोल्यूशन के हिसाब से अच्छी खबर है, लेकिन लेंडर्स फिर भी जो एनसीएलएटी है उसका दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये देखना होगा क्या ये ऑप्शन लेंडर्स अपनाते हैं। लेकिन अभी के लिए जो सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जालान कंसोर्शियम है उसको 6 महीने मिल गए हैं लेंडर्स को भुगतान करने के लिए। इधर एयर इंडिया की दिल्ली के लिए घरेलू उड़ानें 7 दिनों तक कैंसिल रहेंगी। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के लिए जारी नोटम को देखते हुए यह फैसला किया गया है। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के मद्देनजर 1 हफ्ते तक रोज 3 घंटे के लिए हवाई क्षेत्र प्रतिबंधित रहेंगे। इसी को देखते हुए एयर इंडिया ने यह कदम उठाया है। कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स के समय में भी बदलाव किया गया है। और वहीं बाजार में पिछले 3 दिन से जारी गिरावट आज थम गई। बाजार आज अच्छी तेजी पर बंद हुए। निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक पिछले निचले स्तर से 1% चढ़कर बंद हुए। निफ्टी आईटीबी दिन के निचले स्तर से 2% सुधर कर बंद हुआ। अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो निफ्टी 4 दिन में पहली बार तेजी नजर यहां आई है, जबकि निफ्टी बैंक 3 दिन तेजी पर रहा। दिन भर और पूरे हफ्ते बाजार में क्या हलचल रही और अगले हफ्ते के लिए बाजार के लिए ट्रिगर्स क्या हैं, बता रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। सबसे पहले मार्केट का एक चेक ले लेते हैं और आज हमने देखा कि लगातार 3 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा। निफ्टी दिन के निचले स्तरों से करीब 200 अंक चढ़कर 17,950 के पार बंद हुआ। वहीं एफएमसीजी और फार्मा को छोड़ सभी सेक्टर्स में खरीदारी नजर आई है। ये था आज का सेशन। लेकिन इस पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो काफी दायरे में इस पूरे हफ्ते कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। उतार चढ़ाव भी रहे, लेकिन हफ्ते की क्लोजिंग जो हमने की वो 18,000 के पास की एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखने को मिली है। इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स थे। मजबूत ग्लोबल संकेतों ने भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया और कल कमज़ोर एक्सपायरी के बाद हमने देखा कि आज एक अच्छी रैली देखने को मिली बाजार में। निफ्टी इस पूरे हफ्ते अगर देखें तो करीब 0.5% का रिटर्न दिखा। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स सपाट रहे और बैंक निफ्टी में भी सपाट ही यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखाई दिया इस पूरे हफ्ते। सेक्टरल गेनर को अगर देखें तो ये हफ्ता था आईटी स्टॉक्स का। एक के बाद एक दिग्गज कंपनियों के नतीजे भी आए। बिग 4 के नतीजे आए हैं और इसमें इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस जैसे कंपनियों के नंबर्स आए और हमने देखा उसके चलते यहाँ पर एक्शन रहा। और निफ्टी आईटी अगर देखेंगे तो 3.5% की मजबूती के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई। उसके बाद दूसरा नंबर था मेटल का। मेटल शेयरों में भी काफ़ी शानदार तेजी रही, करीब 2.5% इंडेक्स चला। उसके बाद ऑटो, मीडिया, बैंक, एनर्जी, फार्मा, पीएसयू लगभग सभी सेक्टरल इंडेक्स पॉजिटिव ही क्लोज हुए इस पूरे हफ्ते। एक लेकिन एफएमसीजी लगाड़ रहा, यहाँ पर दबाव था और 1% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। अब आते हैं निफ्टी स्टॉक्स पर। तो टॉप निफ्टी गेनर्स था ऑटो स्पेस से टाटा मोटर्स। यहाँ पर हमने देखा कि करीब 7.5% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली इस स्टॉक में। उसके बाद मेटल शेयरों का नंबर है हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये करीब 5% से ज़्यादा चले और टीसीएस और एमएनएम में भी हमने देखा कि 5% की मजबूती दिखी इस पूरे हफ्ते।
वहीं गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो टाइटन था सबसे बड़ा लगाड़, यहाँ पर 5% की वीकनेस थी। उसके बाद भारती एयरटेल, अदानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक ये कमजोर हुए। भारती एयरटेल यहाँ पर कुछ जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आने के बाद हमने देखा कि टेलीकॉम शेयरों में भारी दबाव था और भारती एयरटेल पर भी उसका असर दिखा। उसके बाद अदानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस और बजाज फिनसर्व में भी कमजोरी इस पूरे हफ्ते भी जारी रही। अब आते हैं मिड कैप स्टॉक्स पर। तो ये हफ्ता था मैक्स फाइनेंशियल के नाम मिड कैप स्पेस में 7.5% की मजबूती देखने को मिली है। कंपनी की तरफ से अच्छे अपडेट भी आए और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी पॉजिटिव थी, जिसके चलते हमने मैक्स फाइनेंशियल में तेजी देखी। ऑयल इंडिया 7% ऊपर, L&T फाइनेंस करीब 6% ऊपर, नवीन फ्लोराइड और हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स में 5 से 6% की मजबूती देखने को मिली है। मिड कैप लूजर्स पर नजर डालें तो वरुण बेवरेजेस है टॉप लूजर, जिसमें कि 13% की गिरावट देखी इस पूरे हफ्ते। गुजरात गैस ने करीब 6% का नेगेटिव रिटर्न दिया और उसके बाद वोडाफोन आइडिया, मदरसन सुमी और प्रेस्टीज एस्टेट्स जैसे स्टॉक्स थे जो कि करीब 5 से 6% के नेगेटिव रिटर्न इस पूरे हफ्ते देखने को मिले। तो ये था मार्केट का एक पूरा रैप इस हफ्ते का। चले बढ़ते हैं आगे। 2.5 साल बाद सोना आज नई ऊंचाई पर पहुंच गया। सोने की इस रिकॉर्ड तेजी की क्या है वजह, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन। देखिए 29 महीने के इंतजार के बाद गोल्ड ने आज नया हाई बना दिया, 56,245 की नई ऊंचाई तक पहुंच गया। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि डॉलर में जिस तरह की गिरावट हम देख रहे हैं, लगातार डॉलर इंडेक्स 9 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है, वो सबसे बड़ी वजह है। दूसरी सेफ हेवन बाइंग लगातार बनी हुई है। सेंट्रल बैंकों की तरफ से, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स की तरफ से गोल्ड की डिमांड बढ़ी है और अब तक पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। जो चीन की तरफ से लगातार गोल्ड की डिमांड बढ़ी है, वहां पर लगातार बाइंग हो रही है। तो ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो गोल्ड को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। एक और बड़ी वजह यह है कि क्रिप्टो करेंसी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और दुनिया के जितने भी रिस्की एसेट्स हैं उस पर अब रुझान निवेशकों का कम हो रहा है। इससे गोल्ड को उसका फायदा हो रहा है। इन्वेस्टमेंट बाइंग भी आ रही है, हाजिर में डिमांड बढ़ रही है, ज्वेलरी की डिमांड बढ़ रही है, ETF में बाइंग आ रही है, ETF का इन्फ्लोज बढ़ गया है, हेजिंग के लिए डिमांड बढ़ रही है। साथ ही जिस तरह से US में महंगाई के नंबर्स लगातार अब धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उम्मीद की जा रही है फेड की जब अगली बैठक होगी तो उस समय उनका रुख नरम हो सकता है और 1 फरवरी की बैठक में 75% से ज़्यादा ट्रेडर्स को लगता है कि 0.25% ही ब्याज दरें बढ़ाई जाए। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं और यही वजह है कि करीबन 2.5 साल बाद हम नया हाई डोमेस्टिक मार्केट में देख रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में 8 महीने की ऊंचाई पर अभी गोल्ड ट्रेड कर रहा है, $1910 के ऊपर कॉमेक्स पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन MCX पर शानदार तेजी देखने को मिल रही है। अगर सितंबर के हम लोअर लेवल से बात करें तो गोल्ड करीब 14% की तेजी दिखा चुका है और ये मोमेंटम 2023 के आगे भी जारी रहेगा और ज़्यादातर एक्सपर्ट्स को लगता है कि सेकेंड हाफ में गोल्ड की तेजी और बढ़ सकती है और लगातार नए हाई 2023 के सेकेंड हाफ में देखने को मिल सकते हैं। और इधर IT सेक्टर की दिग्गज कंपनियों में से एक विप्रो के तिमाही नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। कैसे रहे नतीजे, पूरे एनालिसिस के साथ अशेषा जानकारी दे रही हैं। जी हाँ, नतीजे प्राइम फेसी एक्सपेक्टेशन से अच्छे दिख रहे हैं। मार्जिन्स में अच्छा खासा बीट देखने को मिला है एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करें तो, लेकिन Q4 की गाइडेंस म्यूटेड नज़र आ रही है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की बात करें तो 6.6% पे आया है इस क्वार्टर में वर्सेस एक्सपेक्टेशन हमारी 0.9% की थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 3.1% का ग्रोथ देखने को मिला। रेवेन्यू फ्रंट पर IT सर्विसेज ऑपरेटिंग मार्जिन इस क्वार्टर में 16.3% पे आए हैं। याद रखें मार्जिन 16.3% पे आए हैं, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन 15.2% थी, जिसका मतलब ये होता है कि मार्जिन्स हमारे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छे आए हैं। एट्रिशन की बात कर लेते हैं। अक्रॉस द सेक्टर एट्रिशन कम होता हुआ नजर आ रहा है। वॉलंटरी एट्रिशन विप्रो के लिए इस क्वार्टर में 21.3% पे था वर्सेस 23% जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किया था। इसके बाद लार्ज डील विंस की बात कर लेते हैं। कंपनी ने $4.3 बिलियन की रिकॉर्ड बुकिंग्स रजिस्टर की है इस क्वार्टर में, जो 26% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिला है। इसके बाद गाइडेंस की भी बात कर लेते हैं। कंपनी ने FY23 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस 11.5 से 12% की दी है कांस्टेंट करेंसी टर्म में, जिसका मतलब ये होता है कि Q4 में -0.6 से 1% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है सीक्वेंशियल बेसिस पर। सो ऑल इन ऑल नतीजे एक्सपेक्टेशन से अच्छे रहे हैं। मार्जिन्स में बीट देखने को मिला है वर्सेस एक्सपेक्टेशंस, लेकिन गाइडेंस Q4 के लिए म्यूटेड नजर आ रही है।
और देश के दिग्गज प्राइवेट बैंक HDFC बैंक कल अपने तिमाही नतीजे जारी करेगा। कैसे रह सकते हैं ये नतीजे, पूरे अनुमान के साथ जानकारी दे रहे हैं हर्ष। HDFC बैंक अपने Q3 FY23 के नंबर्स रोल आउट करेगा और जनरल एक्सपेक्टेशन है कि एक अच्छा सेट आएगा। फर्स्ट बैंक जो डिस्क्लोज करेगा और जो ऑलरेडी नंबर्स बिजनेस अपडेट HDFC बैंक ने डिस्क्लोज किया है, दोनों साइड ऑफ द बैलेंस शीट पे एक हेल्दी ग्रोथ दिखाया है 20% दोनों साइड पे, और डिपॉजिट साइड पे स्पेशली वो इम्प्रेसिव नंबर रहा है। जब हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें रिजल्ट्स में, तो एक 22% ग्रोथ दिखेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यही अपेक्षा है स्ट्रीट की, 22,500 करोड़ पे वो NII का नंबर आएगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक अच्छा बाउंस भी दिखेगा, 16% अप ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और वो है लार्जली बिकॉज जो ट्रेजरी लॉसेस थे स्टार्ट ऑफ द ईयर पे, वो अब HDFC बैंक पीछे छोड़ जाएगा। अब वही अपेक्षा है ये पर्टिकुलर क्वार्टर में। प्रोविजंस का नंबर 7% लोअर आएगा, QOQ 3,000 करोड़ पे वो पर्टिकुलर नंबर आने की अपेक्षा है। और पैट दोनों के वजह से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज वेल एज लोअर प्रोविजनिंग के वजह से पैट एक 18% जंप दिखाएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो पैट ग्रोथ एक सॉलिड 12,200 करोड़ के आसपास, वो पैट नंबर शायद से हाईएस्ट एवर क्वार्टरली पैट HDFC से। जब हम NPS को देखें, लार्जली स्टेबल रहेगा एक्सपेक्टेड है। और जब हम निम्स को देखें, जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है HDFC बैंक का, 4.1% पे वो पर्टिकुलर नंबर आएगा और आगे की गाइडेंस भी मिलेगी हमें निम्स पे। तो वो एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक है जो ट्रैक करना होगा। दूसरी एक दो मैट्रिक्स है ऑफ कोर्स कि क्रेडिट कार्ड्स का ग्रोथ और स्पेंड्स कैसा रहा है, जो HDFC बैंक लीडर है वो पर्टिकुलर सेगमेंट में। और लास्टली ऑफ कोर्स मर्जर पे और ग्रोथ पे क्या प्रोजेक्शंस है, वो एक नज़र रहेगी एनालिस्ट की HDFC बैंक पे। और नॉर्थ इंडिया की लाइफलाइन कही जाने वाली गंगा नदी पर आज से 5 स्टार होटल जैसे आलिशान क्रूज की शुरुआत हो गई। वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी ने गंगा विलास क्रूज को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई और इसके साथ ही गंगा विलास क्रूज दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा पर रवाना हो गया। इस दौरान ये 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। यह वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। बीच में बांग्लादेश के कुछ स्टॉप्स भी होंगे। 50 टूरिस्ट साइट्स सैर करने में इसे 51 दिन का वक्त लगेगा। दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा MV गंगा विलास जो तैयार है आपको ऐसे सफर पर ले जाने के लिए जो आपके लिए होगा वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होकर बांग्लादेश से होकर असम के डिब्रूगढ़ तक जाने वाले दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा MV गंगा विलास वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगी। 50 से ज्यादा दिनों के सफर के दौरान ये क्रूज भारत और बांग्लादेश में 27 रिवर सिस्टम से गुजरते हुए 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस दौरान ये 50 टूरिस्ट स्पॉट्स पर रुकेगा, जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज स्पॉट्स के साथ सुंदरबन डेल्टा और काजीरंगा नेशनल पार्क भी शामिल है। ये क्रूज पटना, कोलकाता, ढाका, धुबरी, गुवाहाटी और माजुली आइलैंड से होकर 1 मार्च को डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। इस क्रूज में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं। यात्रियों के लिए रेस्टोरेंट, म्यूजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिम, स्पा, ओपन एयर ऑब्जर्वेशन डेक, पर्सनलाइज्ड बटलर सर्विस जैसी तमाम लग्जरी सुविधाएं होंगी। ये क्रूज 22 दिसंबर को 32 स्विस विजिटर्स के साथ कोलकाता कोस्ट से निकला था और ये 9 जनवरी को वाराणसी पहुंच चुका है। आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक गंगा विलास की क्षमता 80 यात्रियों की है, जिसमें 18 स्वीट्स और सभी आवश्यक सुविधाएं हैं। इस क्रूज को साल 2018 से प्रमोट किया गया था और 2020 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसमें देरी हो गई। इस शानदार क्रूज के टिकट की कीमत की जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन अगले कुछ वर्षों के सभी टिकट स्विस पर्यटकों को बेचे जा चुके हैं। और वहीं अब गंगा विलास क्रूज के पूरे पैकेज की कीमत सार्वजनिक कर दी गई है। 13 लाख रुपए तय की गई है ये कीमत। क्रूज में क्या है खास, देश में कैसे होगा विदेशी क्रूज वाले सफर का एहसास, बता रही हैं हमारी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव।
बांग्लादेश और भारत के अलावा विभिन्न राज्यों और कई नदियों को क्रॉस करता हुआ 51 दिनों का जो अपना सफर है ये क्रूज पूरा करने वाला है। जो 32 पर्यटक है इसमें जो स्विट्जरलैंड से आए हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस पूरी यात्रा को लेकर के, क्योंकि बनारस की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो वैसे ही उन्हें हमेशा से बहुत अट्रैक्ट करती रही है। और ऐसे में इस कल्चर के साथ साथ उन्हें जो यहाँ लग्जरी अनुभव हो रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो क्रूज है उसे 5 स्टार रिजॉर्ट के स्टाइल में इंटीरियर इसका किया गया है। फिर चाहे हम रूम्स की बात करें, हम जो लाउंज है उसकी बात करें, जो ये टॉप फ्लोर है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं इसकी बात करें, पूरा एरिया बनाया ऐसा गया है कि वो आराम से यहाँ पर बैठ करके, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ जो फॉरेनर्स हैं वो कैसे यहाँ आनंद ले रहे हैं इस धूप का, जो सर्दी की गुनगुनी धूप है उसका आनंद ले रहे हैं, गंगा की लहरों को देख रहे हैं। यहाँ पर ही उन्हें सब कुछ सर्व हो जाएगा। बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है इस पूरे क्रूज को। ये जो जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये इसका टॉप फ्लोर है क्रूज का, और जाहिर तौर पर ये सबसे अच्छा व्यू यहाँ से आता है, क्योंकि यहाँ पर खड़े होकर के आप गंगा की लहरों को निहार सकते हैं और अलग अलग नदियों को होकर जब ये क्रूज गुजरेगा अलग अलग नदियों को आप देखेंगे। यहाँ पर बकायदा उनको ये भी कहा गया है कि उनको हर बात की जानकारी दी जाएगी, जब जहां से ये क्रूज गुजरेगा उसकी क्या खासियत है, क्यों उस जो पूरा रोड मैप है उसको तैयार किया गया है वो उन्हें बताया जाएगा। और ये जो घाट है बद्रीनारायण घाट को इस वक्त, त्रिलोचन घाट को हम इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं, गाय घाट को हम क्रॉस कर चुके हैं। इस क्रूज पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ तो जाहिर तौर पर ये खुद अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि बहुत ही अलग एक्सपीरियंस इन तमाम पर्यटकों के लिए होने जा रहा है। 51 दिन तकरीबन लगेगा इसको डिब्रूगढ़ पहुंचने में, लेकिन उससे पहले जिन जिन पड़ाव पर ये क्रूज होकर गुजरेगा वो हमेशा इनके जहन में ताज़ा रहेगा। प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि जो लोग अंतर्राष्ट्रीय क्रूज का आनंद ले चुके हैं या लेने के लिए बाहर जाते हैं उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब काशी से डिब्रूगढ़ का जो ये लंबा क्रूज है ये उनको तमाम वो अनुभव यहीं पर दे देगा। हम चलते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ हम आपको दिखाएंगे जो अभी तक नहीं देखा गया है, जो इसके नीचे वाला जो फ्लोर है उस पे जो, क्योंकि तमाम जो कमरे हैं वो बने हुए हैं। अभी तक हमने आपको ऊपर का व्यू दिखाया, अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं इस क्रूज के अंदर में, जहां जो नीचे का व्यू है फर्स्ट फ्लोर का वो हम आपको दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए वो एक्सपीरियंस भी हम कराते हैं आपको। तो बहुत ही खूबसूरत ये जो पूरा व्यू है वो है आपको। मैं यहाँ पर अगर दिखाऊं, सबसे पहले एक लॉन्ज यहाँ पर बनाया गया है, ये देखिए। इस लाउंज में बैठने की सुविधा है। जो हमारे पर्यटक हैं अगर ऊपर टॉप फ्लोर के बाद नीचे आके बैठना चाहते हैं तो वहाँ बैठ सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि हर रूम से, हर लाउंज से जो व्यू है वो गंगा का है, वो नदियों का है। यहाँ तमाम जितने भी ट्रांसपेरेंट ग्लासेस लगे हुए हैं, फिर चाहे किसी भी रूम से हम बात करें, लाउंज से हम बात करें, वहाँ से बाहर का जो व्यू है वो ज़रूर आता ही रहेगा। तो बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। और भी मैं आपको अगर दिखाऊं अंदर और क्या कुछ खास है तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाएंगे कि जो कमरे हैं वो कैसे हैं। उन कमरों को आप देखेंगे, क्योंकि बहुत ही लग्जरी जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर पर्यटकों को कराने की जो कोशिश है वो इस क्रूज के जरिए है। और इसके अंदर जब आप आते हैं तो आप ये एक्सपीरियंस करेंगे कि जैसे इंटरनेशनल मानक होता है किसी भी क्रूज का, वही एक्सपीरियंस यहाँ पर, वही लग्जरी का अनुभव जो यहाँ पर्यटक हैं उनको होने वाला है। जो देश विदेश से यहाँ पर्यटक आएंगे वो वाकई अपने जहन में ताउम्र जिंदा रहने वाली वो यादें लेकर के जाएंगे। और ये देखिए लोहे का पुल इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, जो काशी का लोहे का पुल है वो नजर आ रहा है, उसको क्रॉस कर रहा है अभी ये क्रूज, यानी तेजी के साथ ये क्रूज आगे बढ़ चुका है। अपने 51 दिनों की जो पूरा का पूरा सफर है उस पर काशी के तमाम घाटों को क्रॉस करता हुआ अब ये क्रूज आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ते आगे, असम से होकर भी ये क्रूज गुजरेगा। राज्य के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने इसे पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए अहम बताया। इससे वहां टूरिज्म की संभावनाएं और बढ़ेंगी। विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास की आज शुरुआत होगा काशी से। ये रिवर क्रूज का साथ आसाम को भी जोड़ने का जो सिद्धांत हुआ, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आसाम का कृतज्ञ जनता का ओर से प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप जैसे उत्तर पूर्व का विकास के लिए आप काम कर रहे हैं, इससे हम लोग को ऐसा ही लगता है कि ये अगर समय स्वाधीनता का शुरुआत से शुरू हो जाता था तब शायद नॉर्थ ईस्ट आज जैसा हालत में नहीं रहता था। और चलिए इसी के साथ स्वदेश आर में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।